नमस्ते। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इन मैग्नेटिज्म। ओके, ये ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और अब हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो इसमें हमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक है मैग्नेटिज्म और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम तीन डिफरेंट पोर्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट पोर्शन में आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज और करंट, मींस हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज गवर्निंग दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखने में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के जैसा रहेगा। डायरेक्शंस निकालने के रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं, पर हाँ क्वेश्चंस कुछ उसी टाइप के रहेंगे। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स कैसे लगाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। एंड द थर्ड पोर्शन आप पढ़ लीजिए, इसमें डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं, जैसे परमानेंट मैग्नेट्स जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बार मैग्नेट्स वगैरह। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, इसमें हम बात करेंगे लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इट हैज डिफरेंट रोल्स टू प्ले, नेविगेशन। लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आते थे, है ना, यूरोप से एशिया में। तो जो कंपास होते थे जो नेविगेशन में हेल्प करते थे, दे वर बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। And in last we will see the magnetic instruments. So these are small subtopics. So this third category जो आप यहाँ पे मैंने बहुत सारे subtopics लिखे हुए हैं, this is only for JEE mains. They are not in advanced. तो advanced में मुझे ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैंने उन्हें आखिरी में रखा है। तो जितनी डेप्थ में हमें जरूरत है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नीट में ये पार्ट भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों भी है। नाउ फॉर नीड स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, आपको डेरिवेशंस एक भी फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं डेरिवेशंस करवाऊंगा जरूर, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि वो रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं। बट फॉर यू दे आर नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है, बस एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले पे आपको ध्यान देना है। For JEE students, if you are focusing for JEE mains, then simple, this chapter has a lot of formulas. Okay, आपको वो यूज करना है और आंसर आ जाएगा। You are okay to uh, go for JEE mains there. But for JEE advanced, you should understand the origin of those ideas, origin of those formulas. So keep your intentions very clear. Okay, so this part is particularly for JEE mains only. So let's begin with the first part, that is magnetic field produced by moving charge. Okay. So let's talk about magnetic field. सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑलरेडी हमारे पास कुछ सब्सटेंस हैं जो एक डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उनके पास कोई चार्ज नहीं है, और वो आयरन या आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। उन्हें हम परमानेंट मैग्नेट्स बोलते हैं, वो ऑलरेडी है नेचर में, ठीक है। देयर इज ए मैग्नेटिक हिल, है ना। ये जो नाम मैग्नेट आया है इसका ओरिजिन भी उस प्लेस से ही हुआ है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक शेफर्ड रहता है ना, भेड़ चराने वाला व्यक्ति, तो उसके जूतों में बहुत सारी नेल्स लगी होती हैं, ठीक है। तो पुराने जूते ऐसे ही होते थे, है ना, बहुत सारी नेल्स पुट करते थे सोल फिट करने के लिए। तो एक समय उसकी जो भेड़ होती है वो उस एक पर्टिकुलर हिल पे चली जाती है, तो उसके ऊपर जब वो उन्हें लाने के लिए जाता है तो वो फील करता है कि उसके पैर स्टक हो रहे हैं ना, चिपक रहे हैं वहां पे उस पर्टिकुलर हिल से। तो फिर उसे लगता है कि यहाँ पे कोई घोस्ट है, कोई भूत है, ठीक है। और उस हिल की तरफ सब लोग जाना बंद कर देते हैं। लेटर ऑन पता चलता है कि वो
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखती है जो कि आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। तो फिर उस पर और रिसर्च किया गया और एक टर्न पॉइंट किया गया नेम्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कोई भी मैग्नेट अपने आसपास एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है जहां वो दूसरे मैग्नेट्स या फिर मैग्नेट लाइक सब्सटेंसेस को फोर्स अप्लाई कर सकता है और उस जगह को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और बाद में ये रियलाइज किया गया कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस ओनली। तो चार्जेस ही क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसे क्लब कर दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस रुके हुए थे। हमने कौन सा चैप्टर देखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन चार्जेस इन मोशन, चार्ज फ्लो कर रहे थे कंटिन्यूअसली वायर में, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझा। यस, सो it was there was a scientist called Oersted। आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में नाम भी सुना हो, Oersted experiment। So he was the first one to officially observe this phenomena। So let us see what was Oersted experiment। So मैग्नेटिक कंपास आपने नाम सुना ही होगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए परमानेंट मैग्नेटिक नीडल, इट्स वेरी लाइट स्ट्रक्चर माउंटेड ऑन ए single point, it is hinged here, okay, and it is free to rotate, it is free to rotate as per the magnetic field। So this is a magnetic compass, certain angles are written on here। इसकी मैं बाद में जब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करूंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये होता क्या है, बट फिलहाल के लिए मान लो कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिफ्लेक्शन शो कर देता है अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वहां पे। तो ये बहुत पहले से लोगों को पता है मैग्नेटिक कंपास। सो ऑयस्टर, द साइंटिस्ट ऑयस्टर, वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के साथ डील कर रहे थे। यू नो, ही वाज डूइंग समथिंग ऑन द इलेक्ट्रिक सर्किट। सो कंपास वहां पे रखा हुआ था। सो एज ही जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया सर्किट में, है ना, करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, ही फाउंड कि पहले कंपास कुछ पर्टिकुलर सेंस में था और जैसे मैंने सर्किट ऑन किया ये कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि कहीं ये हम मेरे सर्किट से तो लिंक नहीं है, ये डिफ्लेक्शन हो सकता था आसपास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस उस टाइम पे वहां आया हो, ये भी एक रीजन हो सकता था। सो ही डिड दिस थिंग रिपीटेडली। ओके, उन्होंने सर्किट को वापस ऑफ किया तो वापस कंपास का जो नीडल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। फिर उन्होंने ऑन किया तो फिर वापस डिफ्लेक्ट हुआ। देन व्हाट ही डिड कि उनका जो इलेक्ट्रिक सर्किट था उन्होंने कंपास को उसके पास लेके आए, सर्किट ऑन था, ही फाउंड कि डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है। दूर लेके गए, उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो रहा है। ही रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट वायर, ही फाउंड कि वो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया, पहले एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था फिर क्लॉकवाइज हो गया। So he did this series of experiments with the magnetic compass and the electric current, and he concluded few things which later on became the foundation for the research in magnetic field। So let us see what was the outcomes of Oersted experiments। So लिख लीजिए, Oersted observed that a current carrying wire, करंट कैरिंग वायर, अब ऐसे नहीं कि कोई वायर यहां पे और इसमें करंट हो, डेफिनेटली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ सर्किट। ओके, सो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? दैट a current carrying wire produces magnetic field around itself। so he basically told one thing कि करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। So charges are in motion। So basically what was his conclusion? That moving charges are responsible for creating the magnetic field। Okay? So हम जो चैप्टर पढ़ के आए करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था, बट वी इग्नोर्ड दैट। हमने सिर्फ किस पे ध्यान दिया? इलेक्ट्रिक करंट वाले पॉइंट पे। अब हम आगे इलेक्ट्रिक करंट का क्या भी कंसिडर करना स्टार्ट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं आपके अप्रोच में, थिंकिंग में। सर्किट थ्योरी वैसे ही रहने वाली है जैसे पहले थी, बस एक और फिनोमेना आप कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज मैग्नेटिज्म। ओके,
Well, so let us write the conclusion of Oersted experiment. The first point he concluded is the magnetic field, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है बी, ठीक है, दिस कैपिटल बी इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब what he concluded, लिख लीजिए, this magnetic field is proportional to the current in the wire, proportional to the current in the wire। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा था वायर में उतना ज्यादा वो वायर क्या प्रोड्यूस कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। वो उनका ऑब्जर्वेशन था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन he told this magnetic field was inversely proportional, or ऐसे लिख लीजिए, he observed that the deflection in the magnetic needle in compass, deflection of needle in compass was decreasing when it is moved away from the current carrying wire, So what he concluded, the strength of magnetic field is somehow inversely proportional to distance from the wire. Now he was not sure whether it is directly inversely proportional to the power 1 or to the power 2 or what power, but उनका कंक्लूजन ये था कि हाँ डिस्टेंस के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। थर्ड ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन the direction of current in the wire, though the current is a scalar quantity but it has direction, yes. So direction of magnetic field depends on direction of current in the wire. So these were the observations made by Oersted, okay। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता ऑयस्टेड के बारे में अगर हम जानते हैं तो, ठीक है। लेटर ऑन a different scientist called Biot-Savart, okay, he continued this research and found a mathematical formula to find the magnetic field of a current carrying element. So we'll see that what is Biot-Savart's law, okay। So it is like Coulomb's law in your electric field idea, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए लॉ है बायट-सावर्ट्स लॉ। समझते हैं क्या है बायट-सावर्ट्स लॉ। और तो बायट-सावर्ट्स ने जो इंस्पिरेशन लिया वो कहां से लिया, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि इससे पहले तो क्या माना जाता था कि मैग्नेटिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, कुछ सब्सटेंस के अंदर ही ऐसा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये पहले पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक करंट इज लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ये पता चला तो एक बहुत ही जिसने ऐसा रिसर्च, या फैराडे का नाम आपने सुना होगा, यस। तो फैराडे ने एक लॉ दिया, इट्स कॉल्ड द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इट चेंज्ड द वर्ल्ड वी सी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। So he actually talked about how one can produce electricity, okay, because electric current can produce magnetic field, then he thought why not the reverse, कि magnetic field से मैं electric current produce करूं। तो जो generators हैं वो सब किसी प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, Faraday's law of electromagnetic induction, ठीक है। सो ये बढ़िया रिसर्च है 1800s 1900 तक के बीच की, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वी कॉल इट। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलो देखते हैं अपन बायट-सावर्ट्स लॉ। बायट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, कंसीडर ए करंट कैरिंग एलिमेंट, ओके, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट जिसकी लेंथ है dl, सो इट हैज हाउ मच लेंथ, dl। तो आप देख रहे हैं ये जो टर्म इन्वॉल्व करने वाला है वो एक डिफरेंशिएशन के टर्म्स इन्वॉल्व करने वाला है, ही हैज टेकन ए वेरी स्मॉल लेंथ। अब ऐसा नहीं है आइसोलेटेड है, इट इज पार्ट ऑफ ए सर्किट,
ये आगे पीछे किसी बैटरी वगैरह से कनेक्टेड है, पर आप सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी पोर्शन की। एंड इट इज हैविंग ए करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस, देयर इज ए करंट इन दिस एलिमेंट कॉल्ड आई, ठीक है। अब इससे कोई भी एक डिस्टेंस पे, इससे कोई भी एक डिस्टेंस पे, ये बहुत ही छोटा है, इसे पॉइंट जैसा ट्रीट कर सकते हो आप, कोई भी एक डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया आपके लिए, ये डिस्टेंस हो गई r, और ये हो गया आपके पास एंगल थीटा, ठीक है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, इस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying element, current carrying element at point A is given as dB, d for small, क्योंकि आपने small length of this current carrying wire consider किया, so dB is proportional to the current flowing, dB is proportional to 1 by r square. So he later on found that it is inverse square law, 1 by r square, current carrying element से अब जो दूर है distance के square के inversely proportional. He also concluded that this dB is proportional to dl and also the sine theta, means the orientation. So what it told, if you take your point in line with the current carrying element, then there is no deflection. तो आप अगर मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखते हैं तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। तो क्या दिखाता है कि इस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, जबकि डिस्टेंस r है मेरे पास और मैं बहुत दूर भी नहीं, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मतलब ओरिएंटेशन आल्सो मैटर्स। सो थीटा पे डिपेंड कर रहा था वो, ठीक है। ओके, सो इट इज, इसे कंबाइन कर लेते हैं अपन, तो हमें बायट सावर्ट्स लॉ मिल जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, इफ वी कंबाइन दिस रिजल्ट, सो इट विल बिकम dB is proportional to this I dl sine theta divided by r square. So you can write this dB is equal to a constant, and this constant is written as mu 0 divided by 4 pi. So जैसे वहां पे 1 by 4 pi epsilon naught था, तो यहाँ का जो कांस्टेंट है इट इज mu 0 by 4 pi, और साथ में जो टर्म्स आ रहे हैं आपके पास, इट इज I into dl into sin theta, so इस dl को आप संभाल के रखिए, divided by r square. Okay, so this is your dB, mu 0 by 4 pi ideal sin theta divided by r square. ये है आपका बायट सावर्ट्स लॉ, डायग्राम के साथ याद रखिए। थीटा किस किस के बीच में एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन r, दिस इज r वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a फ्रॉम द वायर, एंड करंट। अब करंट तो वेक्टर है नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, करंट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ही लेंथ को एज ए वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर लेते हैं, उस डायरेक्शन में हम लेंथ को एज ए वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर लेते हैं इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये समझिए, इट कैन बी रिटन एज dB इज इक्वल टू mu 0 by 4 pi, ठीक है। और dl sin थीटा करंट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसे मैं लिख सकता हूं I, r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर लीजिए आप, तो r क्यूब इंटू dl क्रॉस r, समझने की कोशिश करिए। dl r sin थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये क्रॉस प्रोडक्ट इसकी डायरेक्शन को भी जस्टिफाई करता है, इट जस्टिफाइज द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन कैसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, बहुत सिंपल है, आपको करंट की डायरेक्शन में dl है, आप करंट से ही जाएं, भले ही मैं dl पे एरो लगा रहा हूं क्योंकि करंट वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो dl क्रॉस r, तो जरा समझते हैं dl क्रॉस r आएगा कैसे। तो ये है dl, ये है dl, ठीक है, ये है r, दिस इज r, सो dl क्रॉस r, सो dl से r की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा आपको, राइट हैंड थंब रूल। तो आप देखिए dl क्रॉस r कैसे जा रहा है, मेरा थंब ऑफ राइट हैंड इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस डायग्राम में वो इनटू द बोर्ड आएगा, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड हियर dB इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। वहीं पे अगर मेरा r वेक्टर यहाँ पे होता, यहाँ पे कोई पॉइंट C होता और उसके लिए मैं r वेक्टर यहाँ से लेता,
तो ये आर वेक्टर हो जाता। तो आप देखिए डीएल ऊपर आर इधर से डीएल क्रॉस आर, यहाँ पे जो फील्ड आ जाता मेरे पास वो आउट ऑफ द बोर्ड आ जाता। तो कोई ऐसा कुछ खास पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप डायरेक्शन कहाँ से निकाल सकते हैं, सीधा सीधा राइट हैंड थंब रूल से। सो दिस direction of magnetic field, which is dB, is can be found by using right hand thumb rule. right hand thumb rule. तो डायरेक्शन उतना इजी नहीं है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी प्लेन में रहता था, चार्ज से डिस्टेंस, और इसी प्लेन में डायरेक्शन रहता था, पॉजिटिवली अवे और नेगेटिवली टुवर्ड्स। यस, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाली है। तो आप देख लीजिए डीबी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग एलिमेंट। फर्स्ट थिंग, डीएल मतलब क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट जिस प्लेन में। दूसरा आर वेक्टर, उस करंट कैरिंग एलिमेंट से आपकी जो पोजीशन वेक्टर है जहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सो दिस dB इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड r इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, ठीक है। तो ये बात आप लिख लें, दिस मैग्नेटिक फील्ड dB is perpendicular to the plane containing dl vector and r vector, that is plane containing current carrying element and point where you want to find the magnetic field. In this it is A. तो बात ये ध्यान रख लें, यहाँ करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये पॉइंट है। अगर ये प्लेन आपको दिख रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के कैसा रहने वाला है, परपेंडिकुलर। और यही एक जो डायरेक्शन इश्यू है वो इसे थोड़ा टफ बना देता है, लोग गलतियां करते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया होगा, दिस इज योर बाइट-सावर्ट्स लॉ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज दिस म्यू। तो म्यू को बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड permeability. This mu naught is called permeability of vacuum. अब permeability of vacuum is, or मैं लिखूं permeability of air, they are almost equal. So even in air I can use this mu naught, and the value of this mu naught, this is a constant, इसकी जो वैल्यू होती है, it is mu naught is equal to, in SI system I am writing 4 pi into 10 to the power minus 7 SI unit, ठीक है, ओके। अब डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो इसके लिए आपको अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आप यहां से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लेटर ऑन आपको बताऊंगा, इट्स कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे पढ़ाऊंगा मैं फिलहाल यूज कर रहा हूं, ये होता है मेरे पास F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। आपको नहीं याद रखना है, मैं इसे यूज कर रहा हूं डायमेंशन लिखने के लिए। तो ये मेरा फोर्स है, ठीक है, ये चार्ज है, ये वेलोसिटी है, और ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फॉर्मूले से मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन लिख सकता हूं। सो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन बाय डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज इनटू वेलोसिटी। सो इट इज mL_t-2, चार्ज के लिए at और वेलोसिटी के लिए lt-1। तो t से t-1 कैंसिल हो जाता है, l से l कैंसिल हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो निकल के आता है हमारे पास, इट इज m, ओके, t-2 a-1। so this is the dimensional formula of magnetic field. SI unit
SI unit of magnetic field is called Tesla. टेस्ला, ठीक है, इट्स ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट टेस्ला, इसके लिए सिंबल है कैपिटल टी, ठीक है। अब इन ऐसा, अब आप मुझे म्यू जीरो की डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप निकाल ही सकते होंगे, यस, you can easily find the dimensional formula of mu zero from here, right? Okay, let us find the dimensional formula of permeability. तो परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम बायट सावर्ट्स लॉ से निकाल सकते हैं, तो वो आता है मेरे पास dB इट इज इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यस। तो आप म्यू जीरो को क्या लिख सकते हैं, इट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। तो लेंथ से एक डायमेंशन इसकी कैंसिल ही हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है एम टी माइनस टू ए माइनस वन डिवाइडेड बाय जो करंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और यहाँ पे एक लेंथ भी है L, this dimension, and current is simply A. So it will be M L T minus 2 A minus 2. So this is dimensional formula of mu, the permeability. अब permeability को आप अगर define करना चाहें तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि permeability talks about the easiness by which the magnetic field can spread in a medium. तो किसी मीडियम की परमेबिलिटी अगर ज़्यादा है मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा विद द गिवन सेम करंट, परमेबिलिटी कम है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा, यू कैन रिलेट लाइक दैट। हाँ, परमिटिविटी आपको अगर याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो वो उल्टा था, परमिटिविटी जितनी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता था, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में इन द फॉर्मूला ऑफ दिस बायट-सावर्ट्स लॉ टर्म कौन सा आ रहा है, म्यू जीरो बाई 4 पाई। सो म्यू जीरो बाई 4 पाई सिंपली 10 टू द पावर माइनस 7, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बट इसे आप ऐसे यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि एक डिफरेंशियल फॉर्मूला है, आप डिफरेंशियल एलिमेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे क्या, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई, और ये जो टर्म है इसकी वैल्यू आप कितनी लिख देंगे, 10 टू द पावर माइनस 7 ऐसा यूनिट्स, ऐसे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती थी, पर ये बहुत छोटा टर्म है, 10 टू द पावर माइनस 7 के ऑर्डर का है। और साथ में आपके पास जो टर्म आ रहा है करंट आ रहा है, इट्स ओके, डीएल टर्म को आपको हटाना पड़ेगा इंटीग्रेशन से, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। और कभी भी मिक्सअप नहीं करना है, डायरेक्शन अलग ही रखिए, तो डायरेक्शन पता चल गया ना किधर है मैग्नेटिक फील्ड की, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द आर वेक्टर एंड द करंट कैरिंग एलिमेंट। तो राइट हैंड थंब रूल फटाफट लगा के या तो आउट ऑफ द बोर्ड होगी या फिर इनटू द बोर्ड होगी। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करने लायक बना लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि चलो मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। बिफोर दैट लेट अस सी बायट-सावर्ट्स फॉर्मूले से हम एक मूविंग चार्ज का भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, चलो उसकी भी बात आपके साथ कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो बायट-सावर्ट्स लॉ ही है ये, बस मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। तो मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q, this is a charge having charge Q and it is having certain velocity in this direction at any instant, say this velocity is v, okay, and at this point you want to find the magnetic field, so this is the point, so this is your r vector, okay, let's consider this as the angle theta. Then what is the magnetic field produced by this moving charge at point A, let's talk about. So this is what is the White-Savart's law, you can see here, मुझे करंट की जगह क्या लेके आना है, चार्ज लेके आना है। So you know what is current, you know, yes, आप लिख सकते हैं करंट को dq by dt, rate of flow of charge. So this White-Savart's law converts to mu naught pi 4 pi I की जगह पे dq by dt, और बचा क्या है आपके पास dl
साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे लिख लेते हैं अपन डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4 पाई डी क्यू को अलग से लिख लिया और इसे डी एल बाई डी टी लिख लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जा रहा है आपके पास डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4 पाई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका डी क्यू का टर्म है एज इट इज, ये वेलोसिटी हो जाएगी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए और कोई टर्म्स तो है नहीं वहां पे, तो सपोज ये क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू इस सबसे मिलके बना है, तो एक डी क्यू चार्ज कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगा वहां पे, इट विल प्रोड्यूस म्यू जीरो बाई 4 पाई डी क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और क्यू चार्ज कितना प्रोड्यूस कराएगा, सो क्यू विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी विच विल बी म्यू जीरो बाई 4 पाई द कॉन्स्टेंट टर्म इनटू क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब आई इंटू डी एल। यस, ये जो टर्म है अपने पास वहां पे कौन सा टर्म आ रहा था, आईडीएल, इसकी जगह पे क्या आ गया आपके पास क्यू वी। आप देख सकते हैं क्यू वी इज आईडीएल। ओके, आईडीएल का इंटीग्रेशन क्यू वी आएगा, सॉरी। सो बी इज म्यू जीरो बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर वैक्टोरियली जाना है आपको तो आप लिखेंगे बी इज इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। दिस इज वेक्टर फॉर्म, तो दोनों याद रखिए आप लोग, मैग्नीट्यूड भी और वेक्टर फॉर्म में भी। तो डायरेक्शन की बात कर लूं तो डायरेक्शन विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज वेल, कि वो चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, नेचर ऑफ चार्ज। सो सपोज पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं, तो V यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो V यहाँ पे, R यहाँ पे, so V क्रॉस R, क्या you are able to check V क्रॉस R, it is going into the board, so this is into the board, है ना, फॉर पॉजिटिव चार्ज। रटना नहीं है, आप केस टू केस निकालिए। अगर यहीं पे ये चार्ज नेगेटिव होता, अगर यहीं पे ये चार्ज नेगेटिव होता, सेम डायग्राम, ठीक है, सेम पॉइंट, तो आप देख पाते कि ये आर वेक्टर है, तो V क्रॉस आर तो अब भी इंटू द बोर्ड आता, पर यहाँ पे Q है वो माइनस है, तो माइनस V क्रॉस आर की डायरेक्शन में चला जाता है ये फील्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द बोर्ड हो जाता है, क्योंकि ये चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे में रटना मत कि पॉजिटिव चार्ज का इनटू द बोर्ड होता है, नेगेटिव का आउट ऑफ द बोर्ड। नो, मैं अभी ओरिएंटेशन बदल दूं, मैं सपोज यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट C ले लूं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये R वेक्टर है, V क्रॉस R इटसेल्फ इज आउट ऑफ द बोर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या आ जा रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के लिए इधर इधर की बात करें अपन, सपोज दिस इज ए पॉइंट C, ये इसका R वेक्टर है, तो V क्रॉस R किधर आ रहा है, आउट, नेगेटिव चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चला जाएगा, इन, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B फॉर नेगेटिव चार्ज। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, रटिए मत, आप इसे समझ लीजिए। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म आपको दिखाई दे रहा है। अब वेलोसिटी तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, बिल्कुल है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट होना चाहिए? यस, मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट है। अब इसकी गहराई में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, द आइडिया ऑफ रिलेटिविटी, जो कि हमें पढ़नी नहीं है हमारे सिलेबस में। तो बस एक पॉइंट यहाँ पे मैं जरूर लिखवाना चाहूंगा आपके लिए, कि इस फॉर्मूले को नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस्ड, या फिर आप एक हेडिंग जैसा लिख लीजिए, फ्रेम डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नोट लिखिए और हेडिंग लिखिए, फ्रेम डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड, यानी एक सिंगल आइसोलेटेड point, moving point charge depends on the reference frame, okay। इसका मतलब एक मूविंग चार्ज के लिए एक ऑब्जर्वर है जो बताएगा कि देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा ऑब्जर्वर बताएगा कि देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। देन इज देयर रियली मैग्नेटिक फील्ड और देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड? आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट क्वेश्चन, ओके। तो बट आपको करना क्या है, नोट लिख लीजिए कि वी विल ऑलवेज कंसीडर वेलोसिटी
we'll always consider velocity of the charge in ground frame in our case. Velocity of the charge in ground frame in our case. ठीक है, हालांकि पूछे कोई तो क्या डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पे? यस, डिपेंड करता है। दूसरी बात, क्या एक करंट कैरिंग एलिमेंट का फील्ड डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे? तो देखते हैं, उसमें वेलोसिटी का टर्म तो है नहीं, पर हाँ उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस तो मूविंग चार्जेस की वजह से ही हो रहा है। जैसे मैं एक वायर ले लूं, थोड़ा जूम करके देख रहे हैं अपन, बड़ा करके देख रहे हैं, तो उस वायर के अंदर क्या चल रहा है भाई? उस वायर के अंदर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं, है ना? नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं। मैंने एक ऐसा वायर पिक किया जिसमें कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो करंट ऊपर है मतलब नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं दे आर फिक्स। पॉजिटिव चार्जेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दे आर फिक्स्ड, they are fixed with respect to an observer on the ground. This is ground frame observer. So call it observer 1. So what observer 1 will say कि negative charges नीचे जा रहे हैं, इसीलिए ये एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी पॉइंट A पे। किधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा? पॉइंट A पे। तो सिर्फ डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन A है, वेलोसिटी नीचे है, सो V क्रॉस R आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किधर हो रहा है? अंदर। अच्छी बात। अब एक ऑब्जर्वर उठा लेते हैं, लेट अस टेक अनदर ऑब्जर्वर नंबर 2, विच इज अच्छा, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहे होंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ये ऑब्जर्वर नंबर 2 जो है वो भी नीचे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही जा रहा है, तो इसके लिए नेगेटिव चार्जेस किस पे आ जाएंगे? रेस्ट पे। तो नेगेटिव चार्जेस कितना फील्ड प्रोड्यूस करेंगे? 0। बट ये जो ऑब्जर्वर 2 है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, दिस इज वेलोसिटी of your positive charges with respect to observer 2, it will be Vd upward। और आपको पता है करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होते हैं। तो इस ऑब्जर्वर को कौन जाता हुआ दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में? पॉजिटिव चार्ज आते हुए दिख रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फील्ड बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी ऊपर है, V क्रॉस R किधर बना रहा है? अंदर। सो ये बोलेगा कि अंदर फील्ड आ रहा है। क्या दोनों ऑब्जर्वर सेम बता रहे हैं? दिस इज फील्ड ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर 1, फील्ड ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर 2। हाँ जी, बिल्कुल सेम बता रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि एक करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता है या रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रीजन आप लोग लिख लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट, मैं आपको समझाऊंगा परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ जाता है। सो वील टॉक अबाउट इट इन आवर थर्ड पार्ट। पर फिलहाल लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट एज ए थर्ड पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, वो भी फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे कि सपोज देयर इज ए चार्ज let us consider और इस चार्ज का जो वैल्यू है, लेट्स टेक इट 3 माइक्रो कूलम। इट इज गोइंग एट स्पीड ऑफ 2 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा हो गया, पर चलो ले लेते हैं। डोंट कंसीडर द रिलेटिविस्टिक थ्योरी, थोड़ा कम कर लेते हैं अपन। चलो 2 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड पे ये जा रहा है। आपको बताना है कि when it is at a point 1,1,1 meter at certain time, find magnetic field produced by it at point say A, which is 0,0,0, point B, which is 2, -1,0. Suppose I have these 2 points और मुझे इन दोनों पॉइंट्स पे फील्ड चाहिए। इसे मैं C लिख देता हूँ, B हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करेंगे सिंबल।
सो अच्छा, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है. सो लेट मी राइट द वेलोसिटी वेक्टर. दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ I plus j. Let's take like this. 2 into 10 to the power 3 meter per second into I plus j. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 into 10 to the power 3 meter per second आएगा. ठीक है. This is velocity vector. This is position vector of the charged particle at a particular time. ठीक है. At some time t equal to t naught. Magnetic field produced by it at किस टाइम पे पूछ रहा हूँ मैं, सेम टाइम t equal to t naught. So you have to answer this question. Can you? Yes. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसमें पोजीशन के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको, पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इज यूज वेक्टर मेथड. ठीक है. हाँ, एंगल वगैरह दे देता तो फिर आप सीधा मैग्नीट्यूड से चले जाते. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मेरे पास, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 by 4 pi q v cross r divided by r cube. This is the magnetic field. Yes. So how will you calculate this magnetic field here? So one by one, say for point A, first part at A. तो आराम से बताइए आप मुझे नंबर्स क्या क्या है आपके पास. Q का वैल्यू तो फिक्स है, इट इज 3 into 10 to the power minus 6 coulombs. वेलोसिटी वेक्टर आपको पता है, इट इज 2000. ठीक है. 2000 आई कैप प्लस जे कैप, ऐसा यूनिट्स में ही है. और तीसरा वेक्टर मुझे चाहिए आर वेक्टर. सो आर वेक्टर आप कैसे लिखोगे? पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. सो पोजीशन ऑफ ए क्या है? 0 0 0. सो इट विल कम माइनस आई माइनस जे माइनस के. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, दिस इज मीटर्स. सो नाउ यू नीड टू फाइंड v क्रॉस r. तो आपको पता है v क्रॉस r कैसे निकालेंगे. सो v क्रॉस r आपको पता करना है. सो इट विल बी 2000, तो मैं बाहर ले लेता हूं. सो यू विल बी हैविंग दिस i प्लस j क्रॉस माइनस i माइनस j माइनस k. तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना आता है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ इस टर्म की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ. तो चलो पूरा ही टर्म निकालेंगे. तो 2000 तो आएगा ही आएगा मल्टीप्लीकेशन में, साथ में i j k. और पहला टर्म है मेरे पास 110 आपका आता है. के कैप वाला टर्म 0 है. -1 -1 -1. सो दिस इज द टर्म. इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं. क्या आएगा मेरे पास? सो it will be v cross r. We are finding here it is 2000 multiplied with, so i cap के साथ कौन कौन से टर्म आएंगे मल्टीप्लीकेशन में? I cap will be, you know, minus 1 into -1, so -1 minus 0 minus j cap, और j वाला लाइन छूट जाएगा तो 1 into -1 that is -1 minus 0 प्लस k कैप. ठीक है. ये लाइन छूट जाएगा. सो 1 into -1 -1 माइनस -1. सो दिस इज व्हाट वी हैव. देख लीजिए v क्रॉस r आपको कितना मिल जा रहा है यहाँ पे? 2000 मल्टीप्लाइड विथ माइनस आई कैप प्लस जे कैप. के कैप का टर्म 0 आ जा रहा है. सो दिस इज v क्रॉस r आई गॉट. अच्छा, मॉड ऑफ r भी चाहिए आपको. मॉड ऑफ r वो भी देख लीजिए. सो इट विल बी √3. ठीक है. तो कुल मिला के अब आप अपना आंसर कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड एट ए इट विल बी इक्वल टू μ0 by 4 pi की वैल्यू 10 to the power minus 7 इंटू चार्ज आपको दिया हुआ है 3 into 10 to the power minus 6 इंटू v क्रॉस r आप निकाल ही चुके हैं 2000 माइनस आई माइनस जे. ठीक है. और साथ में डिवाइडेड बाई आर क्यू. सो इट विल बी √3 का क्यू. तो इसको सॉल्व करके आप लोग बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा. तो देखिए, दूसरा पॉइंट आप खुद निकाल लेना, प्रोसीजर यही है. तो आंसर हियर आई गेट फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए, दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 3 √3. ठीक है. इंटू 10 की पावर्स देखिए, 6 और 7 13 और 3 गया तो -10 इंटू 10 to the power -10 minus I minus j. So B at A comes out to be 2 minus 10. ठीक है.
2 divided by root of 3 into 10 to the power minus 10 minus of I minus of j Tesla. So this is your answer. तो कैलकुलेशन है, कुछ नहीं कर सकते, आप बस देखिए कि एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं हम। तो सेकंड पॉइंट पे आप फाइंड करके मुझे बताइए ग्रुप पे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर एक चार्ज पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ही अलोंग जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका थीटा आएगा या बोल दो वी क्रॉस आर वेक्टर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ओके।